गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोर का लोकेशन का कौन कौन सा फैक्टर होता है जो स्टोर लोकेशन को डिसाइड करने में हेल्प करता है, क्या क्या था वो फैक्टर, कौन बता सकते हैं? यस, व्हाट आर दोज फैक्टर्स which helps in deciding the store location? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एक आध फैक्टर बताइए ताकि आगे बढ़े। लोकेशन के बाद लेआउट है, मर्चेंडाइजिंग है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग तो आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। यस, लोकेशन फैक्टर को कौन कौन से लोकेशन फैक्टर्स है विच हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग द लोकेशन? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ठीक है। एक आपने बताया कि डेमोग्राफिक जो वहाँ का पॉपुलेशन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर हम जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का आउटलेट खोलना चाहते हैं वो डिसाइड करता है कि इधर उसका डिमांड है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफी। जैसे हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, या फिर कोई डिस्पेंसरी है, या कोई मेडिकल शॉप्स है, या फिर कुछ ऐसा है, तो उसको वैसे डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में हम ज्यादा अच्छे से खोलने का डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पे बुजुर्ग ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे एज ओल्ड पीपल ज्यादा रहते हैं। अगर उधर उस डेमोग्राफी में ज्यादा बच्चे हैं या फिर ज्यादा टीन एजर्स हैं, और वो भी इनकम वाले टीन एजर्स जिनकी जॉब लग गई है, ठीक है ना, 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल के लोग हैं और अच्छा इनकम उनका है, तो वो फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अम्यूजमेंट का, एंटरटेनमेंट का, पीवीआर का, मॉल का, इस तरह का, जिम, ये सब ज्यादा चलेगा क्योंकि वो लोग ज्यादा सोचते नहीं, उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता घर चलाने का, उनके पास ज्यादा उनके पास खर्चा करने का जो एक्सपेंडिचर का कैपेसिटी है वो भी अधिक होता है, तो वो बिना सोचे समझे लग्जरी आइटम्स पे खर्चा कर सकते हैं। इसीलिए ये सब आप उस एरिया में कर सकते हैं। डुअल इनकम ग्रुप है तो ऑब्वियसली वहां पे जो कंजम्पशन हैबिट होगा, कंजम्पशन पैटर्न होगा, वो डिफरेंट होगा जो हमारा सिंगल इनकम ग्रुप है वैसे फैमिली के अपेक्षा है ना। क्रेच वगैरह वैसे जगह पे ज्यादा चलेगा जो डुअल इनकम ग्रुप है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, तो अगर बच्चे हैं घर में तो क्रेच वहां पे चलेगा। समझ में आया लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या फैक्टर? तो एक बताया आपने भी, डेमोग्राफी, और क्या क्या है? मैम वर्कफोर्स, मैन पावर, वर्कफोर्स, एट्रीब्यूट, वर्कफोर्स हाँ, एट्रीब्यूट। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, क्या उस जगह पे उस लोकेशन पे वर्कफोर्स यानी कि एम्प्लॉइज, काम करने वाले पोटेंशियल एम्प्लॉइज अवेलेबल होंगे या फिर अवेलेबल नहीं होंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई बहुत रूरल एरिया में या बहुत इंटीरियर में जाकर के आप कोई चीज खोल रहे हैं तो आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का और अलग अलग सुविधा, जैसे खाने पीने का एटलीस्ट, और हॉस्पिटल का, इतना सुविधा तो आसपास हो ये देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज लोग उधर ज्यादा मूव नहीं करना चाहेंगे और फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग से क्वार्टर, ट्रैवलिंग ट्रिप के लिए कुछ ना कुछ, कम्युनिकेशन के लिए सोर्स ये सब प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कैसे है वर्कफोर्स की, या वहाँ वर्कफोर्स अवेलेबल है या नहीं। और क्या, व्हाट नेक्स्ट? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का मैम। हाँ, मैम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है या नहीं है उस जगह पे, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ है या नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। या फिर फ्यूचर प्लान में इसको रखा गया है कि नहीं, गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान में बाद में वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी एक बार कंसीडर करना होगा। अगर ये भी करना हो तो आप अभी खोल सकते, सोच सकते, क्योंकि वहाँ पे बाद में जाकर के क्या हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी और बाद में जाकर उस जगह का वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ये भी हम ध्यान में रखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? मैम बिजनेस कंपटीशन इन प्रॉक्सिमिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस कॉम्पिटिशन यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स एट द
प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर स्टोर, क्या आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, आप जिस भी प्रोडक्ट में है या जिस भी सर्विसेज में है, वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी में क्या वैसे कॉम्पिटिटर सेम सर्विसेज या सेम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाले लोग अवेलेबल हैं या नहीं है। मैंने कहा दोनों ही सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड कस्टमर्स हो जाएंगे, फुटफॉल्स डिवाइड हो जाएगा बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स। और अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा शुरू से लेकर पूरा जितना रिसर्च करना पड़ता है ना, कहीं भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई सेटअप लगाते हैं तो हम रिसर्च करते हैं कि वहां पे इस तरह के डिमांड्स हैं या नहीं है, ठीक है, कस्टमर्स के डिमांड्स ऐसे हैं या नहीं, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, वो सारे रिसर्च वर्क आपको खुद करने होंगे। अगर कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं और उनका वहाँ पे चल रहा है, दैट मीन्स उन्होंने वो सब रिसर्च कर रखा है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च कस्टमर कंजम्पशन पैटर्न को लेकर के नहीं करना, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि वहाँ पे डिमांड्स बहुत अधिक है। अगर हम भी गए तो हमारे पास भी डिमांड्स आएंगे। तो टू मच इसमें से दोनों ही सिचुएशन है, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और अगर नो कॉम्पिटिटर है तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, और भी था मैम फुटफॉल। फुटफॉल्स का मतलब क्या हुआ, कस्टमर कितने समय तक वहां पे, कितने कस्टमर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, डिस्प्ले देखने ही जाए भले ही या खरीदारी करने जाते हैं, और कितने समय तक वो आपके मॉल के अंदर या आपके रिटेल स्टोर के अंदर टाइम देते हैं, ये भी डिसाइड करता है फैक्टर्स को। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर फुटफॉल्स वहाँ है, ज्यादा आवागमन है कस्टमर्स का, तो फिर ये इंपॉर्टेंट, ये एक पॉजिटिव साइन है आपके स्टोर के लिए कि आपका स्टोर वहाँ पे अच्छा बिजनेस करेगा। अगर वहाँ के फुटफॉल्स अच्छे नहीं है, ज्यादा कस्टमर नहीं जाते हैं उस एरिया में, या लोगों का घूमना फिरना उधर ज्यादा नहीं है, तो ये बहुत इंकरेजिंग सिचुएशन नहीं हो सकता। वो सर्टेन चीजों के लिए अच्छा हो भी सकता है, लेकिन हर चीज के लिए वहाँ पे स्टोर बहुत फायदेमंद होगा जरूरी नहीं है। दीज आर द फैक्टर्स विच इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी कंसीडर। अगर इसके अलावा आपका बजट, रेंट, ये सब भी इम्पोर्टेंट मैटर है जिसको आपको पहले सोचना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। और नेचर ऑफ स्टोर कैसा है। ओके, मर्चेंडाइजिंग क्या है, मर्चेंडाइजिंग भी सिंस मैं बता चुकी हूँ, और आपको ये भी बता चुकी हूँ कि कितना क्या क्या होता है उनका काम, फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइजर्स में हम पढ़ चुके हैं, या मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस होते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग क्या है, मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा ना। किसी को नहीं मालूम मर्चेंडाइजिंग क्या है, किसी को मैम नहीं मालूम। मर्चेंडाइज एक प्रकार का बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग क्या है। यस मैम। हम्म, मतलब जैसे हम लोग मतलब बिजनेस करने का, कॉमर्स मार्केटिंग करने का ये करते हैं। मैम बताओ। मर्चेंडाइजिंग डिफाइंड एज प्लानिंग, बाइंग, स्टोरिंग, प्रमोटिंग, यानी प्लेसिंग। कि जो ओवरऑल फंक्शंस है, आप, मैं फिर से बता रही हूँ, सुनो, मर्चेंडाइजिंग है जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विसेज में आप डील करना चाहते हैं, पहले आप डिसाइड करिए विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, विच रेंज ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू डील इन। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग ओवरऑल सब कुछ है। प्लानिंग, क्या प्लानिंग की किस तरह का, किस नेचर का प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं, देन कहाँ से हम उसको प्रोक्योर करने वाले हैं, बाय करने वाले, कैसे हम मैम उसको कहाँ से सेल और बाय किया जाता है मर्चेंडाइज में। हाँ, कैसे हम उसको डिस्प्ले करने वाले हैं, कैसे हम उसका इन्वेंट्री मैनेज करने वाले हैं, कैसे हम उसका मैक्सिमम सेल करने वाले हैं, एंड जो प्राइस होगा, जो बेस्ट प्रॉफिट आपको दे, वो कैसे होना चाहिए, हाउ दे शुड बी प्राइस टू सेल द बेस्ट एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सब मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइजिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक जितने एक्टिविटीज हम करते हैं ना रिटेलिंग के लिए, वो सब आ जाता है। सबसे पहले डिसाइड कि आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, किस किस रेंज के प्रोडक्ट्स आप लेंगे, क्या वेराइटी आप अवेलेबल कराएंगे, देन सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से लेंगे, यानी हाउ विल बाय और हाउ विल प्रोक्योर दोस थिंग्स, राइट, प्रोडक्ट्स। इसके बाद हाउ विल डिस्प्ले, मैनेज डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स, कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर को थ्रू योर डिस्प्ले, ठीक है ना, कैसे आप सजाएंगे अपने प्रोडक्ट में, अरेंज करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, यानी स्टॉक में कौन चीज कितने हैं, कितने निकल गए, कब हमको ऑर्डर करना है, ये सब मर्चेंडाइजिंग के अंदर इंक्लूड हो जाता है। कैसे मैक्सिमाइज करेंगे सेल
और कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उस बिजनेस में। ये सारा का सारा प्रोसेस मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। अब समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। फिर से मैं कभी पूछ सकती हूँ, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है ना। हमने ये भी कहा था कि गेट कीपर की तरह भी मर्चेंडाइजर काम करता है, राइट। गेट कीपर तब जब आपके स्टॉक में क्या है और क्या नहीं है उसका लेखा जोखा आपके पास रहता है, सो दैट वो टाइमली इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर सके। रिप्लेनिश करने का मतलब क्या बताया था मैंने? मैम क्या? रिप्लेनिश करने का क्या मतलब बताया था? भास्कर तुम बोलो, रिप्लेनिश का मतलब। मैम क्लास नहीं किए थे ये अच्छा ठीक है, मर्चेंडाइजर। म्यूट रखो। सत्यम? मैम रिफिल करना। रीफिल करना, वेरी गुड पूजा। रीफिल करना यानी जो चीज खत्म हो गया या ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है उसको हम कैसे रिप्लेनिश करेंगे, क्योंकि हमको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। अगर हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे तो कस्टमर के दिमाग में गलत इमेज बनेगा उस स्टोर का, राइट। ठीक है, चलो ये मतलब मैम सब था। उसको रिस्टॉक करना, पूरा रीस्टॉक रिस्टॉक। करना, रिप्लेनिश मतलब भरना, वापस से उसको जो खाली हो गया उसको ले आना, इसको रिप्लेनिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, हम लोग अब पढ़ेंगे लोकेशन डिसीजन के बाद दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लेआउट। जब हम डिसाइड कर लेते हैं लोकेशन स्टोर का कि कैसे किस स्टोर पे इस हमको अपना आउटलेट स्टार्ट करना है, आउटलेट का सेटअप करना है, तो हम लेआउट सोचते हैं। अब हमारा लेआउट क्या होगा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। लेआउट का क्या मतलब होता है, अदरवाइज जो आपको लग रहा हो, ये वर्ड का भी सुना है लेआउट? ओवरऑल स्ट्रक्चर। क्या सत्यम फिर से बोलना एक बार। ओवरऑल स्ट्रक्चर। लेआउट मतलब हो गया डिजाइन। डिजाइन कैसा होगा, स्टोर में जो आप डिजाइन बनाते हो वो स्टोर इमेज होता है, और इमेज दो तरह से क्रिएट होता है, एक्सटीरियर इमेज होता है और इंटीरियर इमेज होता है। दोनों इमेज को आप कैसे प्रॉपरली प्लान करते हैं, कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर लेआउट। अंदर से वो कितना कन्वीनियंट है। तुम कभी किसी शॉप में जाओ, कभी किसी मॉल में जाओ और आपको वहाँ का लेआउट का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे पीएनएम मॉल में क्या है, हर साइड में स्टोर है और सेंटर को फ्री रखा गया है, राइट। सीढ़ियों के लिए, मूवमेंट के लिए, पेवमेंट के लिए, एंड सर्कुलर वे में, सेमी सर्कुलर वे में उसमें सारे स्टोर्स हैं। और एक तरफ आपको फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको पीवीआर मिल जाएगा, नीचे में बिग बाजार था, आपको दूसरा बाजार आ गया, मुझे मालूम नहीं, वो तो दूसरा ही बाजार मुझे देखने को मिला। तो ऐसे क्या है, आपको एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है, उसमें डिफरेंट पैटर्न में अरेंज मिलते हैं सारे स्टोर, और स्टोर के अंदर भी अपना एक पैटर्न होता है सामान को डिस्प्ले करने का, राइट। कुछ लोग सेंटर में डिस्प्ले करते हैं, कुछ लोग साइड वाइज करते हैं, सेंटर को एम्प्टी रखते हैं। तो ये उनका अपना तरीका है, जिस तरह का प्रोडक्ट होता है, जिस तरह के कस्टमर्स होते हैं, उस तरीके से आपको अरेंज करना होता है कि कैसे रखेंगे। अभी यहाँ का कभी आया हो बोरिंग रोड के सिमिज कॉलेज में, सिमिज कॉलेज के बोरिंग रोड वाले ब्रांच में? यस यस मैम। मैम, बहुत यहाँ पे बार। बहुत बड़े बड़े जो क्लासरूम है उसके बीच में क्या लगे हुए हैं, डिवाइडर्स लगे हुए हैं। जब जरूरत पड़ता है डिवाइडर को बंद कर दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा, जब आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, कोई क्लास बहुत बड़ा है तो आप डिवाइडर को खोल करके उसको बहुत बड़े क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको 3 छोटे छोटे क्लासेस को पढ़ाना है तो आप डिवाइडर को खोल दीजिए, वो 3 छोटे छोटे क्लासरूम में बढ़ जाते हैं और सबके अपने अपने अलग एंट्री हो जाते हैं। एक लेआउट है, कितना ही जगह है, कितना ही स्पेस है, इसी को यूटिलाइज करना है। समझ में आए स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं, और वैसे कैसे इमेज उस पर अच्छा क्रिएट हो, कैसे वो अट्रैक्ट करे कस्टमर को, और कन्वीनियंट भी हो साथ साथ में, ठीक है। यानी मूवमेंट में, सामान को सर्च करने में, फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छा डिजाइन, ठीक है ना, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का बनाया जाता है, सोचा जाता है, जिसको हम लेआउट बोलते हैं। We will learn about so many different types of layout, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पर अभी देख लो लेआउट मतलब क्या होता है। स्टोर डिजाइन एंड लेआउट इज क्रूशियल बिकॉज इट एक्चुअली मैनेजेस द एक्चुअल प्लेस वेयर रिटेलर एंड कस्टमर इंटरैक्ट। इंटरफेस होता है उनका जहाँ पे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो,
और इंटरेस्टिंग हो और लोगों को अच्छा लगे और ओवरऑल जो शॉपिंग एक्सपीरियंस हो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आपको मालूम है रिटेल बिजनेस का मतलब होता है ओवरऑल एम्बियंस को बनाए रखना और जो कस्टमर्स है उनको अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस देना। सिर्फ बेचना ही नहीं होता है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है रिटेल का वो उस एम्बियंस को पर भी ध्यान देते हैं जिसमें शॉपिंग एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो कस्टमर्स का, ठीक है ना। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है स्टोर लेआउट का, लेआउट मतलब डिजाइन, समझ में आया। तुम्हारे घर में भी होता होगा एक स्पेसिफिक लेआउट, या तो एक साइड में बेड, एक साइड में सोफा, बीच में सेंटर टेबल, ये हुआ ना। या फिर आप किनारे किनारे में आप कैसे डिजाइन करते ताकि आपको मूव करने का भी जगह मिले और आपका घर भी अरेंज दिखे, सुंदर लगे, ठीक है ना। ये सब लेआउट ही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टोर लेआउट के। मेक कस्टमर कंफर्टेबल टू मूव इन द स्टोर। क्या है, आपके स्टोर में कस्टमर कंफर्टेबली इन कर सके और एग्जिट कर सके, इतना कंफर्टेबल रहे ऐसा आपका स्टोर लेआउट होना चाहिए ताकि कन्वीनियंट हो वो कस्टमर्स के लिए, वो आसानी से वहां पे मूव कर सके, ठीक है। दूसरा है इफिशिएंट मर्चेंडाइजिंग एक्सपोजर। इफिशिएंट मर्चेंडाइजिंग एक्सपोजर का मतलब होता है जो भी आपके सामान है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे एक्सपोज हो, यानी कि वो कस्टमर की आंख तक कैसे तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इम्पल्सिव, आउट ऑफ इम्पल्स हम परचेज करते हैं, उसकी जरूरत हमें होती नहीं है, लेकिन दिख जाता है, अट्रैक्टिव लगता है, उसका पैकेजिंग अच्छा लगता है या कुछ नया सा लगता है तो हम बाई कर लेते हैं। तो आपके हर प्रोडक्ट इस तरह से कस्टमर के लिए एक्सपोज होना चाहिए। हिडन रहेगा कोई फायदा नहीं होगा, कस्टमर उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, किसी और स्टोर से जाके वो सामान ले लेंगे, आपके दुकान में वो उनको दिखा ही नहीं, राइट। तो मर्चेंडाइजिंग का एक्सपोजर कैसे मैक्सिमाइज कर सके, कैसे आपके यहाँ जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो नजर में रहे कस्टमर्स के। थर्ड, क्लासिफिकेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब क्लासिफिकेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मर्चेंडाइज देखो। क्लासिफिकेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, देखो आप किसी भी स्टोर में जाएंगे आपको एक तरफ ग्रोसरी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक तरफ आपको जितना भी है टूथब्रश, पेस्ट, माउथ वॉश, क्लीनर जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। एक तरफ सब आपको वॉशिंग जो हेल्प होता है, ठीक है ना, वो सब मिल जाएगा। तीसरी तरफ आप आ जाए तो आपको जो पैकेज्ड फूड होता है वो आ जाएगा। एक तरफ कहीं डेयरी का प्रोडक्ट लगा रहेगा, जैसे डेयरी के पनीर, बटर, दूध, ये सब जो भी, लस्सी, छाछ, ये सब मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रहा है। ये दिखता है तुम्हें, छोटे छोटे कन्वीनियंस स्टोर में भी तुम देखना इस तरीके से अरेंज रहता है उनका सामान। कभी गए हो, कभी देखा है? Yes. ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि आपको इस एरिया में ये चीज मिल जाएगा। अगर मैं छोटे स्टोर की बात करूँ तो उनका एरिया होता है, और अगर मॉल्स की बात करें तो उसमें डिपार्टमेंटल होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं किड्स सेक्शन है, मेन सेक्शन है, वुमेन सेक्शन है, ठीक है ना, नाउजरी सेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, टॉयज सेक्शन है। ये डिफरेंट सेक्शंस या जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये भी मर्चेंडाइजिंग लेआउट का हिस्सा है, क्योंकि ये कन्वीनियंट हो गया ना कस्टमर को। आपने बोल दिया थर्ड फ्लोर पे चले जाओ, वो मेन सेक्शन है, वो सीधा थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, क्यों बॉक्स से फिरेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, समझ में आया, राइट। तो ये Yes, ma'am. डिपार्टमेंटलाइजेशन भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है किस चीज का, मर्चेंडाइजिंग का और लेआउट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर प्रॉपर स्पेस लेफ्ट। जितना आपको ये लेआउट के बाद यानी इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद आपको ये भी इंश्योर करना है कि बिलिंग के लिए एक प्रॉपर काउंटर हो जहाँ पे प्रॉपर स्पेस हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा देखते होंगे सामान की खरीदारी के बाद जो सबसे ज्यादा मेजर एक प्रॉब्लम होता है वो बिलिंग काउंटर होता है, जहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस कभी कभी लग जाते हैं, खासकर तब जब डिस्काउंट या सेल्स का टाइम होता है या फिर जब हॉलीडेज या संडेज होते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग उस दिन शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बिलिंग काउंटर पे स्पेस है या नहीं है ये भी कैसे इंश्योर करेंगे, व्हेन यू डिजाइन द इंटीरियर। जब आप अच्छे से इफेक्टिव लेआउट पर ध्यान देंगे तो आपके पास जो बिलिंग काउंटर रहेगा वो भी रहेगा। और नॉर्मली बिलिंग काउंटर एग्जिट के पास रखा जाता है ताकि आप जब बिल करा ले तो आपको वापस अंदर ना जाना पड़े। बिल कराने के बाद सामान आप एग्जिट पे चेक कराएं, आप अपना बिल दिखाएं और सीधा सामान लेकर के बाहर निकल जाए। समझ में आया? फिर आपको 2-3 चक्कर लगा करके बाहर किसी और एरिया से ना निकलना पड़े। इसीलिए मोस्टली बिलिंग काउंटर एग्जिट के आसपास होता है, ठीक है, मोस्टली। Yes, ma'am. ओके,
नेक्स्ट, इंश्योर बेटर एलोकेशन ऑफ स्पेस टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी हर प्रोडक्ट के लिए, हर अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आप इंश्योर करिए कि आपने बेहतर जो स्पेस है वो एलोकेट कर रखा है। ऑब्वियसली अगेन इंटीरियर रिलेटेड एंड डेवलपिंग ए बाइंग मूड, आपका लेआउट यानी आपका इंटीरियर, आपका स्पेस मैनेजमेंट स्टोर के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो बायर है उसका मूड अपलिफ्ट हो। अपलिफ्ट होने का मतलब है आप कितना वाइब्रेंट कलर यूज करते हैं, कितने अच्छी तरीके से जो होर्डिंग्स है या जो डिस्प्ले कार्ड्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट से कैच करते हैं। आप तो किसी कैफेटेरिया में चले जाओ, अच्छे अच्छे आइसक्रीम, कॉफी, आइसक्रीम, इन सब चीजों का स्टिकर्स लगा होता है ताकि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये आपके बाइंग मूड को इन्हांस करने के लिए किया जाता है। वहीं पे गंदा किसी भी तरह का अरेंज किया हुआ फोटो लगा दिया जाएगा, यहाँ कौन जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। ये सब देख के भी आपका मूड अपलिफ्ट होता है या फिर मन बनता है जाने का या नहीं जाने का। तो आपके मूड को कैसे वो चेंज करता है, अपलिफ्ट करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लेआउट का मतलब डिजाइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्टोर, कैसा आपने डिजाइनिंग कर रखा। इनसाइड में इंटीरियर को देखेंगे, आउटसाइड में एक्सटीरियर को देखेंगे। राइट नाउ हम इनसाइड पे फोकस करने जा रहे हैं, किस तरीके से आपने सामान को अरेंज किया है, किस तरीके से आपने इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, मर्चेंडाइज, नॉन सेलिंग, सेलिंग एरिया, चेकआउट एरिया, ड्रेसिंग रूम्स यानी जहाँ पे आप चेंजिंग रूम बोलते हैं, वो सब कैसे आपके स्टोर के अंदर अरेंज है। ये सब जो डिजाइनिंग होता है वो लेआउट के अंदर होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटीरियर ऑफ एनी स्टोर और एनी मॉल और एनी रिटेल आउटलेट, ठीक है। अब देखिए, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीरियर, ये इतने सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। ग्रिड, हेरिंगबोन, लूप एंड मैं सब एक एक करके पढ़ाऊंगी। लूप एंड रेस ट्रैक, फ्री फ्लो, बुटीक, स्ट्रेट और स्पाइन, डायगोनल, एंगुलर, जियोमेट्रिक एंड मल्टीपल, या मिक्स, या इनमें से 3-4 को लेकर के एक जगह कंबाइन कर लिया या मिक्स कर लिया, ठीक है। ये सारे पैटर्न से स्टोर लेआउट के, यानी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स मिल सकता है अलग अलग स्टोर्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि एक एक करके कैसा पैटर्न होता है। सबसे पहले ग्रिड स्टोर लेआउट को देख लेते हैं। ग्रिड लेआउट, ग्रिड मतलब क्या होता है नॉर्मली, नहीं वो ग्रिड नहीं, GREED, ग्रिड, ग्रिड स्टोर लेआउट, ठीक है, मतलब लेआउट चारों तरफ का ग्रिड ब्लॉक्स, ठीक है ना, डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स, ठीक है। तो ग्रिड स्टोर लेआउट अभी हम लोग देखेंगे, मोस्टली यूज होता है ये मेथड, राइट। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, नियरली जो होता है ये क्या होता है, कन्वीनियंस स्टोर में, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर्स में इसको ज्यादातर यूटिलाइज किया जाता है। ये बहुत फैमिलियर लेआउट है जो आपको मिल जाएगा। और reels of merchandise are displayed on a predictable pattern, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे इस ग्रेड में वेजिटेबल्स है तो इस ग्रेड में फ्रूट्स होगा, यहाँ पे बेकरी होगा, यहाँ पे इसके आगे कोई ऐसा ग्रेड हो तो हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स का हो। ऐसे आपको ग्रेड वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने आए हैं तो इस सेक्शन में जाइए, इस सेक्शन में जाइए, और फिर आप इधर से बाहर आ सकते हैं। यानी कस्टमर फ्लो को मैनेज करने के लिए ग्रिड ले स्टोर है यहाँ पे, जो मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्ट डिस्प्ले को और मिनिमाइज करता है क्या, ब्लैंक स्पेस को, ठीक है ना। क्योंकि आपको थोड़े थोड़े ब्लॉक्स पे एक ग्रिड मिल जाएंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल रहा है, कहीं पे क्लोथिंग मिल रहा है, कहीं पे टॉयज मिल रहा है, कहीं पे फ्रूट्स है, कहीं पे बेकरी है। इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े गैप पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपको मिल जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा वाइड स्पेस, बहुत ज्यादा ओपन स्पेस आपको नहीं मिलेगा ऐसे लेआउट में, लेकिन मूवमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस रहता है दो ग्रिड्स के बीच में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ग्रिड लेआउट जो होता है वो इस तरीके का दिखता है। मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर दे देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रिड लेआउट, जहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अरेंज किए जाते हैं। आपको एक जगह से आप इन करिए, एक अगर ये एंट्रेंस है तो यहाँ से इन किए सीधा। अगर फ्रूट वेजिटेबल्स लेना है, यू मूव ऑन दिस, यू गो देयर,
आपने बाय किया, फिर अगर इन दोनों ग्रेड से कुछ लेना लिए और फिर आप चेकआउट करके बिलिंग करके चेकआउट करके बाहर निकल आए, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे 2 ग्रेड्स मिलेंगे और हर ग्रेड के बीच में प्रॉपर स्पेस रहता है घूमने के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए या फिर दूसरे ग्रेड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आपको लॉन्ग एस्ट्रेज मतलब 2 ग्रेड के बीच में जो बचा हुआ जगह है वो मिल जाएगा और आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हर एक जो लेआउट होता है उनका अगेन कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स होता है, ठीक है। अब इनके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, प्रोस क्या है इसके, तो बेस्ट फॉर स्टोर्स विद लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज, वैसे स्टोर्स जहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, वहाँ के लिए अच्छा स्टोर माना जाता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड में आपको पता चल जाता है कि इसमें किस तरह का प्रोडक्ट होगा, दूसरे ग्रेड में कौन सा प्रोडक्ट होगा, तीसरे में क्या होगा। तो वैसे स्टोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे यू have to deal with a range of merchandise, lots of exposure, every product range gets exposure, customer के आंख तक वो पहुंच पाता है, एक्सपोजर मिल पाता है, क्योंकि मल्टीपल एस्टेज है लेकिन अलग अलग ग्रेड है, तो वहाँ पे ज्यादातर एक्सपोजर मिल जाता है हर एक प्रोडक्ट को। शॉपर्स को भी बहुत फैमिलियर होते हैं, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसे कैसे इसमें लेना, मतलब ऐसे लेआउट में शॉपर्स को कोई कठिनाई होती है क्योंकि ये ज्यादातर यूज होने वाला लेआउट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक फ्लो मींस जो भी आप करते हैं आपको मालूम है जो कस्टमर्स आए हैं वो कैसे आएंगे, कैसे वो कहाँ से वो चेक करना शुरू करेंगे, एंड देन दे कैन पुट प्रोमोज वेयर यू डू कस्टमर विल सी देम। जो प्रोमोज होता है मतलब क्या, प्रोमोज का क्या मतलब हुआ, प्रोमोज का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो होर्डिंग्स होते हैं ना छोटे छोटे, या फिर कोई आपके आउटलेट है या लीफलेट है जो आप दिखाना चाहते हैं, वो आपको मालूम है कि कहाँ पे हम अरेंज करेंगे तो कस्टमर वो विजिबल होगा, वो देख पाएंगे। लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स, ऐसे में क्या होता है आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे सेल्फ्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हर ग्रेड में अलग अलग सेल्फ्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लायर्स है, सेल्विंग के लिए आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, इस तरह के ग्रेड लेआउट में यूज होते हैं। एंड बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं, जहाँ ये वेल रिसर्च्ड है, बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, लिस्ट लाइकली टू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंटल रिटेल स्पेस, यानी कि बहुत ज्यादा जो होता है एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंशियल मतलब कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में बहुत वो नहीं होता है, इसलिए आउट इज ए डाइम ए डजन मतलब कॉमन है, ठीक है ना, बहुत कुछ इसमें अलग नहीं होता। तो अट्रैक्शन जो होता है ना, अलग को देख करके जो हम अट्रैक्ट होते हैं, कहीं का इंटीरियर हमको अट्रैक्ट करता है बिकॉज उनका लेआउट डिफरेंट है, वो आपको नहीं मिलता, बहुत कॉमन है, इसलिए वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने में, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत सक्सेसफुल होता है क्योंकि कॉमन होता है। कस्टमर्स मे बी फ्रस्ट्रेटेड, दे कैन नॉट शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता क्योंकि लंबा मूव करना पड़ेगा। देखो ग्रेड स्टोर मैंने भी आपको दिखाया था कि एंट्री यहाँ से होती है और अगर यहाँ फ्रूट लेना हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ से आपको घूम फिर करके यहाँ या फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तो आपको लेकिन फुटफॉल्स बढ़ाता है, ड्यूरेशन बढ़ाता है कस्टमर का, इस स्टोर में लंबे समय तक होना ये इंश्योर करता है, ठीक है ना, कि कम से कम वो एंट्री करेगा तो लास्ट तक जाएगा, क्योंकि लास्ट तक हमने अलग अलग ग्रेड में अलग अलग सामान अरेंज कर दिया है। तो ये अच्छा भी है क्योंकि कस्टमर का ड्यूरेशन उस स्टोर में बढ़ेगा, और कभी कभी अगर कस्टमर जल्दीबाजी में होते हैं तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये लेआउट और वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं उस सिचुएशंस में, ठीक है। कस्टमर मे नॉट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट ग्रुप, कभी कभी कस्टमर को समझ भी नहीं आता कि ये ग्रेड किस तरीके से आपने अरेंज किया, क्या बेसिस है इस क्लासिफिकेशन का या डिपार्टमेंटलाइजेशन है, किस बेसिस पे आपने डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट ग्रेड में डाला है, ये कभी कभी कस्टमर नहीं समझ पाए, ये हो सकता है। Few visual breaks and lots of merchandise can make customers feel overwhelmed. बहुत छोटे छोटे से ब्रेक्स है, ब्रेक्स का मतलब ये हुआ डिफरेंट ग्रेड के बीच में बहुत छोटे छोटे से ऐसे हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है ना एक जैसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक के बाद दूसरे रखे हुए हैं, तो वैरायटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए प्रोडक्ट्स का, तो क्या होता है कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो ऐसे में कस्टमर कंफ्यूज हो भी सकते हैं, ओवरवेल्म, कंफ्यूज, एंड देन क्या खरीदे क्या छोड़े वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे, फिर या तो ज्यादा खरीद लेंगे या कुछ भी नहीं खरीदेंगे,
ये भी हो सकता है। हेरिंगबोन स्टोर लेआउट का मतलब होता है, नॉर्मली हेरिंगबोन का क्या मतलब होता है? बी शेप, देखो ये दिस इज द हेरिंगबोन लेआउट, यानी बीच में गया है और दोनों साइड से, बीच से आपकी एंट्री और दोनों तरफ स्टोर से, ठीक है। ये हेरिंगबोन लेआउट है। हेरिंगबोन लेआउट और ग्रिड लेआउट में डिफरेंस है। ग्रिड लेआउट अलग अलग जगह पे छोटा छोटा ब्लॉक्स होता है, और हेरिंगबोन मतलब क्या हो गया, इफ यू थिंक द ग्रिड मे बी द बेस्ट फॉर योर मर्चेंडाइज, लेकिन आपके पास ग्रिड के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना स्पेस नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इट्स एन अनदर बेस्ट अरेंजमेंट हेरिंगबोन स्टोर लेआउट, जो बीच से ऐसे क्रिएट करता है और दोनों साइड में आप सामान अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। The herringbone layout has many of the same pros and cons like grid, जैसे grid में है pros and cons, वैसे ही इस herringbone layout में भी है। ऐसा कहीं पर देखा है लेआउट, इस तरह का लेआउट कहीं जगह किसी स्टोर में आपने देखा है या किसी स्टोर में आपको मिला है अभी तक? ध्यान देना उनके अरेंजमेंट पे, उनके फिक्सचर्स पे, कैसे उन लोगों ने अपने फिक्सचर्स को, इक्विपमेंट्स को, प्रोडक्ट्स को अरेंज कर रखा है। यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट लेआउट्स, ठीक है ना। अब इसके प्रोज और कॉन्स मैंने पहले बताया, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ये किससे, ग्रिड लेआउट से। अब इसमें फर्स्ट है सूटेड टू स्टोर्स विद लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है लेकिन स्पेस आपके पास कम है, तो यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर ग्रिड स्ट्रक्चर एंड यू कैन गो फॉर हेरिंगबोन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, दिस लेआउट ऑफन वर्क्स वेल फॉर वेयरहाउस स्टाइल स्टोर्स, वैसे स्टोर्स जो वेयरहाउस टाइप के होते हैं, ओपन टू पब्लिक, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्टॉक रखा गया, बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज है, बहुत वेराइटी ऑफ मर्चेंडाइज है, तो वहां के लिए ये ठीक है। लिमिटेड विजिबिलिटी डाउन साइड रोड्स, अब इसका कौन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि विजिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। जितना जो वो लेआउट है, ग्रिड लेआउट में विजिबिलिटी है या एक्सपोजर है, उतनी एक्सपोजर या उतनी विजिबिलिटी इस स्ट्रक्चर में नहीं मिल पाती है। कैन फील क्रैम्ड एंड कस्टमर्स इजीली बम्प इनटू अनदर, ये एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता लग रहा है और आमने सामने है, तो कस्टमर आसानी से इसको देखते हुए यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये जो रखा गया ये मूवमेंट के लिए रखा गया, एंट्री एंड एग्जिट के लिए रखा गया। दिल्ली के ईडीएम मॉल में जाओगे तो तुम्हें ठीक यही स्ट्रक्चर मिलेगा, यही स्ट्रक्चर मिलेगा ईडीएम मॉल में। दोनों तरफ स्टोर से और बीच में खाली रास्ता है, एक तरफ से एंट्री करो, दूसरी तरफ से एग्जिट चले जाओ, ठीक है ना। दिल्ली से एंट्री करो और यूपी में एग्जिट, इसीलिए उसका नाम ईडीएम भी रखा गया, एंड ऑफ दिल्ली मॉल है। तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है वहाँ पे, वहाँ के फ्लोर पे। नाउ सी सेकेंड क्या है, ये मैंने कहा कहाँ पे, जब आपके पास स्टोर्स, आपके पास मर्चेंडाइज बहुत है लेकिन आपके पास स्पेस कम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही आ गया। इजिली जो कस्टमर है, ये भी एक ड्रॉबैक है कि इजिली कस्टमर यहाँ से सामने वाले में जा सकते हैं और सामने वाले से फिर बगल वाले में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सामानों को रखा गया है, ठीक है। तक शॉप्स, हार्डवेयर स्टोर्स, मेनी स्मॉल कम्युनिटी लाइब्रेरीज में ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बीच में टेबल है और दोनों तरफ बुक्स का स्टॉक रखा गया है। ये सब नॉर्मली इस हेरिंगबोन लेआउट को यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेस ट्रैक। रेस ट्रैक या लूप स्टोर, रेस ट्रैक का क्या मतलब होता है, चलो रेस ट्रैक का मतलब जॉगिंग ट्रैक होता है ना पार्क्स में, रेस ट्रैक, ठीक है ना। जॉगिंग करने के लिए हम जाते हैं तो कहाँ होता है, बीच में नहीं होता, हमेशा साइड वाइज होता है ना, कॉर्नर में होता है मैम, साइड वाइज, कॉर्नर में भी नहीं होता है, पूरे पार्क के चारों तरफ जो किनारे किनारे होता है। हाँ किनारे में, बिल्कुल किनारे किनारे चारों तरफ जो होता है, सबसे पहले जॉगिंग ट्रैक या रेस ट्रैक बनाया जाता है और बीच में उनके जो भी सजावट होते हैं, झूले होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जो भी अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से मॉल के अंदर या रिटेल आउटलेट के अंदर जब अरेंजमेंट हो तो इसको हम रेस ट्रैक या लूप लेआउट बोल सकते हैं। अब लेआउट समझ में आ रहा है, जो भी कोई स्टोर ले लिया आपने, स्पेस ले लिया और किसी एक इंटीरियर को दे दिया कि आप ये इंटीरियर डिजाइनिंग करने में हेल्प करिए, हमारा प्रोडक्ट ये है, इतने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं और हमारा ऐसा लुक आना चाहिए तुरंत कस्टमर को अट्रैक्ट भी करे और साथ ही उनके लिए कन्वीनियंट भी हो।
आपके स्पेस के अवेलेबिलिटी के बेसिस पर दे विल क्रिएट ऑफिस स्ट्रक्चर। हो सकता ऑफिस का लेआउट होता है, मॉल्स का लेआउट होता है, स्टोर का लेआउट होता है, पार्क्स का लेआउट होता है। किस तरीके से डिजाइन करेंगे हम अपने इंटीरियर को ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर मिले चीजों को और मैक्सिमम कन्वीनियंस भी हो कस्टमर को। ठीक है, तो रेस ट्रैक या स्टोर लेआउट ऐसा ही लेआउट है जहाँ पे लूप या रेस ट्रैक की तरह रखा जाता है। फोर्स्ड पाथ है ये। आप अगर एंटर किए हैं, मैं जब डायग्राम दिखाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर आप एंटर कर रहे हैं इस रास्ते से तो आप यहाँ गए, अब आपको ये निकलने के लिए ये पूरा एक राउंड करके ही ऐसे निकलेंगे आप, एग्जिट पर आएंगे आप। ठीक है ना, तो फोर्सफुली यू हैव टू रोम अराउंड द इंटायर स्टोर। पूरे स्टोर को आप एक बार घूम लेते हैं, देख लेते हैं, और जो सामान आपको नहीं भी लेना है वो भी आपके नजर में आ जाता है। ठीक है, और तब आप जाकर के खरीदारी करो या नहीं करो। तो ट्रैफिक फ्लो को बढ़ाने के लिए, कस्टमर टाइमिंग को बढ़ाने के लिए भी लूप लेआउट यूज किया जाता है। और ये माइक्रो वर्जन है। ठीक है ना, जो सेंट्रल एरिया होता है वो पॉपुलेटेड है, वहाँ पे लोग उठते हैं, बैठते हैं, सोफा वोफा लगा रहेगा, या फिर वहाँ पे आपका वरिस्ता जैसा कुछ हो सकता है, सीसीबी जैसा छोटा मोटा बीच में एक आउटलेट हो सकता है जिसके इर्द गिर्द लोग चेयर लगा के बैठे रहे। एंड साइड वाइज यू हैव टू ट्रैवल फॉर बाइंग और शॉपिंग। ठीक है ना, तो ये वैसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको हम बोलते हैं लूप लेआउट या रेस ट्रैक लेआउट। इसके भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। चलो ये डिस्कस करके मैं आज अटेंडेंस बना लेती हूँ। इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्सपोजर, क्योंकि आप घूम रहे हैं और हर एक किनारे किनारे अरेंज है। मोस्ट प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक पैटर्न, ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए और स्मूथली मूव कराने के लिए सबसे अच्छा पैटर्न हो सकता है इंटीरियर का। इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल, यानी आप इसके साथ एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जो बाइंग एक्सपीरियंस है, जर्नी है, उसको ज्यादा वर्दी बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप कस्टमर को दे सकते हैं कम समय में। कस्टमर डोंट गेट टू ब्राउज एट विल, यानी कस्टमर को जबरदस्ती ब्राउज करना पड़ता है, वो अपनी इच्छा से नहीं ब्राउज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो चीज आ रहा है वो चीज उनको देखना पड़ रहा है। तो इससे कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है और वो हो सकता है फ्यूचर में ना आए, क्योंकि इतना समय उनके पास नहीं है। ठीक है, अगर वो समय बिताने के लिए जाते हैं तो फिर ये अच्छा लेआउट है। लेकिन अगर हरी है, हड़बड़ी में जाते हैं तो जल्दी लेकर के निकलना है, देन दैट टाइम दे कैन अवॉइड दिस स्टोर। ठीक है, नॉट सुटेड फॉर शॉप्स दैट encourage हाई ट्रैफिक टर्नओवर और कैरी प्रोडक्ट्स पीपल नीड टू स्पेंड लिटिल टाइम कंसिडरिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीपल को थोड़ा अधिक समय, मान लो ऐसे जगहों के लिए सुटेबल नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए और लोगों को ज्यादा समय बिताना पड़े सामान खरीदने में। ठीक है, ये वैसा जगह नहीं है। फ्री फ्लो स्टोर लेआउट, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फ्री फ्लो स्टोर लेआउट से। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। यह आपको स्टोर लेआउट बस एक आइडिया देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीरियर अबाउट द स्टोर्स। ठीक है ना, स्टोर्स का हो, पीवीआर का हो, कोई मॉल है, कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जानना है। एक सेकंड, अभी 5 मिनट। ठीक है, एक सेकंड। अटेंडेंस ले जाते हैं। Okay, 1, Present, ma'am. 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, 6, ma'am. 5. 6, 6 present, ma'am. 7, 8, Yes, ma'am. 9, 9, 9 present, ma'am. 10, 9. 10, 8 present, ma'am. 11, Present, 12, ma'am. 12, 13,
14, 15, पूजा थी ना अभी, 15, Yes, ma'am. Ma'am, 14. ठीक है, 15, 16, 17, प्रेजेंट 18, मैम 17 18, 19, 17 हो गया मैम। हाँ हो गया, 19, 20, 21, 20 ओके, 21, 22, प्रेजेंट मैम 21 ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 25 मैम 25 26, okay, 26, 26 27, मैम 26 27, 28, Yes, ma'am. 29, 30, यस मैम 31, 32, 33, that's it. ठीक है, ये अटेंडेंस मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर जो बचे हुए लेआउट्स हैं, हाँ क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए लेआउट है ये करेंगे और फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर मर्चेंडाइजिंग पे ध्यान करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जो इंटीरियर लेआउट तो सिर्फ डिजाइन है, ठीक है ना, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम और किस किस चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, कलर्स, म्यूजिक, सेंट, परफ्यूम, ठीक है ना, बहुत कुछ यूज होता है, तब जाकर के आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे पाता है, राइट। तो वो सब चीज मर्चेंडाइजिंग में अंदर इंटरनल इंटीरियर डिस्प्ले में या फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.